नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। दिल्ली के मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। ईवीएम का बटन दबा दिया है और अब इंतजार नतीजों का है, जो कि 11 तारीख को आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम ताजा जानकारी देते हुए इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली। Similarly, at the mock poll also, the VVPAT failure in 2019 was 6.67%, very high. But this time it is only 1.09%. And the general experience of everyone was that the election has been conducted in a much better. तो मतदाता काफी उत्साहित नजर आए, लेकिन मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम नजर आया। इससे ये पता चलता है कि मतदाता का मूड क्या था, ये स्पष्ट कहना बेहद ही मुश्किल है। इस बीच एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने लगे हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का संदेश लेकर आए हैं, जबकि बीजेपी के लिए राह आसान नहीं दिख रही है, ये एग्जिट पोल बता रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े और चुनाव परिणाम पर थोड़ी और हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्र के हर 10-10 विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इस दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से जो सुविधा मुहैया कराई गई थी वो वाकई काबिले तारीफ रही। 6 बजे तक 54.65% वोटिंग का ताजा आंकड़ा सामने आया है, लेकिन तय है कि इस आंकड़े में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो जानकारी निर्वाचन आयोग के अधिकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक बड़ी संख्या में अभी भी लोग पंक्तियों में खड़े हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मतदान देने के लिए अपने बूथ तक पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी मतदान के लिए घर से बाहर निकले और नजदीकी बूथ पर जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल मतदान केंद्र तक पहुंचे और वहां अपने परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच हम आपको सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। मैंने अपने परिवार के साथ जाके वोट दिया और दिल्ली के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब लोग अपने अपने मत के अधिकार का, वोट के अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब लोग वोट डालने जाएं, ज़रूर जाएं। चाहे किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। और खासकर मैं महिला वोटरों से अपील करना चाहूँगा। हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाएं कई बार घर में रह जाती हैं और वोट डालने नहीं जाती। मैं महिला वोटरों से खासकर अपील करने के लिए जाऊँगा कि सब लोग, कोई भी घर में ना रहे, सब लोग वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। तो अरविंद केजरीवाल ने अपील तो की मतदान के बाद सभी से, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति ने अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, तमाम लोगों ने दिल्ली के मतदाताओं से आग्रह किया कि वो घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत उतना उत्साहजनक नहीं आया। बीते 4 चुनावों से दिल्ली के मतदाता अपनी जागरूकता का परिचय देते आए हैं और लगातार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि अभी भी मतदान प्रतिशत ठीक है, लेकिन पहले की तुलना में बेहतर इसे नहीं कहा जा सकता। ऐसे में बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मतदान के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे और वोटिंग के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बीजेपी इस चुनाव में जीत रही है और सरकार बनाने की स्थिति में है। सुनिए, आपको सुनाते हैं मनोज तिवारी ने क्या कहा।
फैसला तो दिल्ली की जनता ने 15 के बाद 17 में भी सुनाया, 19 में भी सुनाया और लगातार उसने अपना संकेत दिया। लेकिन आज सचमुच में दिल्ली को एक ऐसा अपना भविष्य चुनने का दिन है जिसमें हिंसा न हो, जलती हुई बसें ना हो, घरों में घुसकर नागरिकों को मारती हुई भीड़ ना हो, आम लोगों के रास्ते को रोक करके भारत विरोधी नारे लगाते हुए एक उग्रवादियों का समूह ना हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा विकल्प बन के आई है। नरेंद्र मोदी जी के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दिन है और दिल्ली अपने भाग्य का फैसला करेगी साहब। कितनी सीट आएगी, आप क्या लगता है आपको? हम लोग तो 50 से ज्यादा की बात है, 56 भी हो जाए तो आश्चर्य मत करिए। और ईवीएम को दोष मत दीजिएगा भैया। कौन होगा, क्योंकि केजरीवाल ने दावा किया था कि 8 मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के पास। अरे भैया, ये चुनाव ना 2 मुद्दे के लिए, पहले तो नाकाम मुख्यमंत्री को हटाओ, उसके बाद सबका साथ सबका विकास वाला लाओ। मनोज तिवारी वोटिंग के दौरान वो कह रहे हैं 55-56 सीटें तक बीजेपी को आ सकती है, तो आश्चर्य न हो लोगों को और ईवीएम पर दोषारोपण न करें। लेकिन तमाम चैनलों और सर्वे एजेंसियों के जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं बता रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के लिए ये एग्जिट पोल खुशखबरी का संदेश लेकर आए हैं। हमारे साथ प्रधान संपादक अशोक पांडे जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अभी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की। कांग्रेस की एंट्री भी इस चुनाव में हम आगे करेंगे क्योंकि कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला बनाता नहीं दिख रहा है। जो ताज़ा एग्जिट पोल के विभिन्न सर्वे एजेंसियों और मीडिया संस्थानों के आंकड़े आ रहे हैं वो साफ तौर पर केजरीवाल को यानी कि आम आदमी पार्टी को नुकसान के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आने का इशारा कर रही है। क्या कहेंगे इन आंकड़ों के बारे में? दीपक, चुनाव की प्रक्रिया जो है जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि वहां कोई खास हिंसा नहीं हुई और हिंसा रहित एक चुनाव फिर से संपन्न हुआ। दूसरी बात यह है कि मनोज तिवारी जिस लहजे में कह रहे थे कि उनकी सरकार बन सकती है या उन्हें 50 से अधिक सीटें मिलेंगी, तो ये मतदान समापन के बाद प्रायः सभी दलों के लोग इस तरह का दावा किया करते हैं। लेकिन अब मतपेटियों की जब तक मतपेटियां न खोली जाएं या जब तक मतों की गिनती न हो जाए तब तक सारे दल जीत ही रहे होते हैं। लेकिन आपने सही कहा, एग्जिट पोल के जो नतीजे दिख रहे हैं, जो रुझान दिख रहे हैं, उन रुझान से यही लगता है कि दोबारा फिर से केजरीवाल की सरकार ही दिल्ली में काबिज होने जा रही है। बहरहाल आपने जो कहा परसेंटेज ऑफ वोटिंग की, तो ये जाहिर है कि ये कहा भी जाता है कि परसेंटेज ऑफ वोट्स अगर कम होते हों, औसत मतदान अगर पिछले मतदान की तुलना में कम हुआ है, तो ये जाहिर है कि ये एंटी इनकम्बेंसी की ओर इशारा नहीं कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो विचार है या उनका जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड यही बताता है कि व्यवस्था परिवर्तन से कहीं ना कहीं लोग कतराते रहे। बहरहाल अभी तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं एग्जिट पोल के तौर पर, या किसी भी तरह का अंदाजा लगाकर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किसकी जीत होने वाली है। लेकिन ये एक अग्नि परीक्षा भी होगी कम से कम भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनके लिए, खासकर अमित शाह अभी अपना बैटन सौंप चुके हैं जेपी नड्डा को, और नड्डा और अमित शाह दोनों ही भाजपा में सांगठनिक तौर पर काफी मजबूत रहे हैं। इनकी संगठनात्मक शक्ति को काफी मजबूत समझा जाता है। ऐसे में अगर भाजपा दोबारा चुनाव अगर कहीं यहाँ हारती है तो ये बहुत बड़ी शिकस्त होगी। अच्छा, भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ये सीधी टक्कर है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस को भी गौण नहीं कर सकते। अशोक जी, कुछ प्रतिक्रियाएं हम अपने दर्शकों को सुना लेते हैं और फिर आपके पास आते हैं। हमारे साथ पटना से बिहार
ब्यूरो मनोज नारायण सिंह भी जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि बिहारियों का कितना प्रभाव दिखा और अगर बीजेपी हार रही है तो क्या बिहारी आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तो बीजेपी के साथ हैं और प्रचार भी बीजेपी के एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में करने दिल्ली पहुंचे थे। तो फिलहाल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये भी मतदान के लिए पहुंचे और मतदान के बाद गांधी परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही ये हम आपको सुनाते हैं। तो ये देखिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मतदान के लिए जाते हुए, राहुल गांधी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री भी मतदान के लिए सपरिवार पहुंचे। और इसके अलावा एक और चेहरा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का, जो मतदान के लिए पहुंचे अपने नजदीकी मतदान केंद्र तक। ये तस्वीरें देखिए तो सभी लोग मतदान को लेकर काफी उत्साहित, लेकिन मतदाता ने क्या फैसला किया है अब ये जानने को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। 11 तारीख को नतीजे आएंगे तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं विभिन्न सर्वे एजेंसी और मीडिया संस्थानों के। अशोक जी के पास फिर से चलते हैं। अशोक जी, क्या कांग्रेस पूरी तरह से खत्म है? पिछले चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, तो ऐसा लगा था कि उसने अपना जनाधार खो दिया है, लेकिन अगर वही हालात इस बार भी बने रहें तो ऐसा लगेगा कि कांग्रेस ने अपना संगठन ही खो दिया दिल्ली में। कोई मतलब सकारात्मक सुधार होता नहीं दिख रहा है संगठन की स्थिति में। दीपक, जैसा मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि कांग्रेस हो या भाजपा जी, कांग्रेस ने भी शीला दीक्षित के समानांतर कोई ऐसा चेहरा दिल्ली में नहीं पैदा किया जो उनकी जगह ले सके। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी मदन लाल खुराना के बाद, साहेब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना का जो दौर था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में भी दिल्ली में ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया जिसे सबके लिए मतलब सबका प्रिय समझा जाए। बिल्कुल, चेहरे पर एक अलग राजनीतिक खेली जाती है और ये बीजेपी ने दूसरों को सिखाया और अरविंद केजरीवाल ने खुद का चेहरा सामने रखकर इस चुनाव में अपने 5 साल के कामकाज का हवाला देकर जनप्रचार किया। और क्या मतदाता उनसे सहमत हैं, उनकी नीतियों से संतुष्ट हैं, उनके कामकाज से खुश हैं, ये अब 11 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। पटना का रुख करते हैं। मनोज जी, बिहारी मतदाता काफी महत्वपूर्ण, खासतौर पर बीजेपी ने जिस तरह से अपना प्रचार अभियान तैयार किया था उसमें ऐसे तमाम स्टार प्रचारक शामिल थे जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को लुभाने की क्षमता रखते हैं। बावजूद इसके इस तरह के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, जो भी एग्जिट पोल अभी आ रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी की बढ़त दिख रही है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात करें बिहारियों की या पूर्वांचल के रहने वाले लोगों की, तो लगभग 25% मतदाता दिल्ली विधानसभा में हैं और ये कहीं ना कहीं निर्णायक साबित होते हैं। चूंकि 2015 में 11 सीट पर आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल जो कैंडिडेट हैं उनकी जीत हुई थी, उसी को देखते हुए सारी पार्टियों ने पूर्वांचली पर उनकी निगाह गई और पूर्वांचली के लोगों को भी इसमें सहभागिता देने की योजना बनाई। अभी भी 11 उम्मीदवार पूर्वांचली हैं आम आदमी पार्टी में, 8 उम्मीदवार हैं बीजेपी के और 7 उम्मीदवार हैं कांग्रेस के। दीपक जी, इसमें एक और बात इसमें सामने आ रही है कि जिस तरह से वहां पर दिल्ली में एनआरसी और सीए का जो मुद्दा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट कर गए हैं। उनको ये लगा कि कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा रही है, वैसी स्थिति में बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गई है, जैसा कि मेरा सूत्र बता रहे हैं अभी। तो ये भी एक निर्णायक वोट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो बिहारी और पूर्वांचली जो वोटर्स हैं दिल्ली विधानसभा की सरकार बनाने में अहम भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। जी दीपक, आप बने रहे हमारे साथ, अशोक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो
दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। 10 से 20 सेकंड तक झटके लोगों ने महसूस किए। हालांकि नुकसान का अभी आकलन करना मुश्किल है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है। भूकंप के हल्के झटके जरूर लोगों ने महसूस किए हैं, जिसकी वजह से इलाके में खौफ का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकल गए हैं और अच्छे खासे समय अंतराल तक ये झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि 10 से 20 सेकंड तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या है, ये जल्दी जानकारी आ जाएगी सामने। तब तक हम आपको बता दें कि अंतिम जानकारी मिलने तक जान माल के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं आई है, लेकिन लोग डरे हुए हैं, घरों से बाहर निकल आए हैं लोग। तो इसके बारे में तमाम और ताजा जानकारी आते ही हम आपको अवगत कराएंगे। एक बार फिर दिल्ली इलेक्शन से जुड़े खबरों का रुख करते हैं और आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें मतदाताओं के उत्साह से जुड़ी हुई है, मतदाताओं के अपने कर्तव्य के प्रति जो उनका जिम्मेदारी वाला एहसास है उससे जुड़ा हुआ है। शादी के जोड़े में ये दूल्हा पहले मतदान केंद्र पहुंचा, वहां अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये बुजुर्ग महिला देखिए व्हील चेयर पर अपने परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंच रही हैं और बड़ी संख्या में बुजुर्ग और नए मतदाता भी इस मतदान की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते नजर आए। लेकिन फिर भी ये मतदान प्रतिशत इतना क्यों रह गया, ये गंभीर विषय है विचार करने के लिए और इसके कई मतलब भी निकल सकते हैं। नतीजे प्रभावित होंगे 1-2% से भी। अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी, 1-2% काफी है नतीजे प्रभावित करने के लिए। पूरे दिल्ली विधानसभा के नतीजे प्रभावित हो सकते हैं इस प्रतिशत के आधार पर। लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में बुजुर्ग और नए मतदाता, तो जो आंकड़ों में कमी आई है बीते चुनावों से, वो क्या कुछ अलग इशारा कर रही है? केजरीवाल से, सरकार से नाराजगी थी, बावजूद इसके दिल्ली के लोगों को बीजेपी बेहतर विकल्प के तौर पर नहीं मिला, या फिर कांग्रेस में कोई उम्मीद ही नहीं थी तो एकमात्र विकल्प बचता है पुरानी पार्टी की सरकार और उसे मतदाताओं ने प्रेफर किया है? कुछ ऐसी संभावना बनती दिख रही है क्या? दीपक, अभी जो मनोज जी कह रहे थे ना कि बिहार के लोगों का बहुत बड़ा वहाँ योगदान है, बिहार के लोगों ने मतदान में जो भागीदारी दिखाई अपनी, इसकी अहम भूमिका होने वाली है। इसी संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि बिहार और खासकर पूर्वांचल के जो लोग हैं, पूर्वांचल के जो प्रवासी हैं, दिल्ली में रहा करते हैं, उनके प्रतिशत को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से ही मनोज तिवारी को वहां अपना चेहरा बनाना चाहा था। तो मनोज तिवारी सचमुच भोजपुरी जगत के एक जाने माने चेहरे माने जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों भाजपा की जो अंदरूनी खींचतान रही दिल्ली में, उसके नतीजे के तौर पर मनोज को ठीक अंतिम समय में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाया गया और शायद मनोज को वो कद नहीं सौंपा गया, जिसका नतीजा ये रहा कि जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं उनका रुझान कुछ वैसा नहीं दिखा, उनकी सहभागिता वैसी नहीं दिखी और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भाजपा को इस चुनाव में देखने को मिलेगा। मतलब यह है कि पूर्वांचल के जो मतदाता हैं उनको भी कहीं ना कहीं भाजपा ने निराश किया है। दूसरी बात आपने जो कही कि कांग्रेस साफ हो रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का एक परंपरागत वोटर बैंक, वोटरों का बैंक है, वोट बैंक है और ये वोट बैंक किसी को भी खड़ा किया जाए तो सामने जरूर आएगा। अशोक जी, मैं इस अंदाज में कह रहा था कि अगर आप अपनी स्थिति में सुधार नहीं कर सकते हैं और कुछ बेहतर परिणाम लेकर नहीं आ रहे हैं तो मतलब आप नीचे जा रहे हैं। हाँ, नहीं, दोनों दलों में, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में अंदरूनी खींचतान इस तरह थी दिल्ली में कि केजरीवाल को एक बिल्कुल साफ साफ मैदान मिला और इसका लाभ उनको शायद मिला है। अब नतीजे बताएंगे। फिलहाल आज से लेके 2 दिन तक तमाम दलों के लोग अपने अपने समीकरण बनाएंगे जरूर, सबके दिल में दिल्ली के लट्टू जरूर फूटेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि कुछ बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 11 तारीख को देखिएगा दिल्ली में भी सियासी भूकंप
आएगा। बिल्कुल, और जो किसके लोग पैरों तले जमीन खिसकती है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक और सवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आपने कहा था कि टक्कर कांटे की होगी, द्विपक्षीय ही होगी लेकिन कांटे की होगी, लेकिन यहां तो आम आदमी पार्टी आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में आती दिख रही है, जो अब तक एग्जिट पोल के विभिन्न आंकड़े आ रहे हैं। तो क्या अभी भी बीजेपी के लिए कोई संभावना दिख रही है? बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता तो अभी भी संभावना जता ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको भी कोई संभावना दिख रही है बीजेपी के लिए? देखिए दीपक जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक पांडे जी ने कहा कि मनोज तिवारी को जो बीजेपी ने प्रमोट किया था, शायद 25% वोट बैंक को देखते हुए, और जिस तरह से केजरीवाल को 11 सीट में यहाँ पूर्वांचली वाले लोगों का मिला था, इसको देखते हुए मनोज तिवारी को प्रमोट किया था। लेकिन जिस तरह से मनोज तिवारी को अगर सीएम कैंडिडेट अगर घोषित कर दिया जाता तो लड़ाई आमने सामने की हो सकती थी, जैसा कि लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो सुविधाएं दी हैं, उसको लेकर के दिल्ली के लोग आश्वस्त हैं कि आम आदमी पार्टी ही इतनी सुविधा दे सकती है। बिजली की, शिक्षा की, ट्रांसपोर्टिंग की, ये सब मुफ्त, यहाँ माने दिल्ली में ये सारी की सारी सुविधाएं मुफ्त लगभग कर दी गई हैं। तो वैसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता साफ हो गया। दूसरा कारण यह है कि मनोज तिवारी को अगर सीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित नहीं किया जाना, केजरीवाल के लिए लाभ का सौदा हुआ, और ऐसी स्थिति में बिल्कुल कोई सामने से प्रतिद्वंदी नहीं आया चुनौती देने केजरीवाल को, ये एक वजह हो सकती है। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहें। मतदाताओं की बात हो रही है, मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है, तो कुछ मतदाताओं की प्रतिक्रिया भी सुना देते हैं कि वो अपने मताधिकार को लेकर किस तरह से जागरूक हैं और कितना महत्वपूर्ण अपने मत को मानते हैं। सुनिए। वोट एक ऐसा, दिल्ली में एक ऐसी चीज़ है जो 5 साल में एक बार आती है, और हमारी पूरी फैमिली शादी के लिए वेट कर सकती है लेकिन वोट के लिए वेट नहीं कर सकती। 5 साल बाद शादी हो जाएगी, लेकिन वोट अगर हमने वेट कर लिया 5 साल वेट करना पड़ेगा। हम सुबह 7 बजे से लाइन में लगे हुए थे और अब जाके हमारा नंबर आया है, और हमारी शादी भी सुबह की थी, सुबह की है। तो दिल्ली का चुनाव निपट गया, नतीजे 11 फरवरी को आएंगे और इसके बाद अब रुख होगा चुनावी हवा का बिहार का। जी हां, बिहार में भी काफी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। क्या स्थिति है वहां, दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।